नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन की करते हैं शुरुआत। असम के मुख्यमंत्री से झारखंड भाजपा के चुनाव प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा शनिवार को रांची आएंगे। रांची में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी समेत अन्य नेताओं के साथ बैठक भी करेंगे। युवा आक्रोश रैली हेतु योजना सम्मेलन में भी वह कार्निवल बैंक्वेट हॉल में शामिल होंगे। बैठक में विश्व शर्मा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी एवं प्रदेश महामंत्री संगठन कर्मवीर सिंह उपस्थित रहेंगे। योजना सम्मेलन के माध्यम से आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर युवा कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी रणनीति भी तय की जाएगी। आक्रोश रैली के माध्यम से रोजगार भत्ता नियुक्तियों के गड़बड़ी को लेकर 23 अगस्त को प्रदर्शन भी किया जाएगा। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा संबोधित भी करेंगे जनता को। पूरे राज्य, हमारा पूरा झारखंड राज्य जान रहा है कि इस तरह से वर्तमान सरकार, जब उनकी 19 में मैनिफेस्टो आई थी उस वक्त उन्होंने कहा था कि बेरोजगारी भत्ता देंगे, 5 लाख हर साल युवाओं को रोजगार देंगे। लेकिन आज हम सब एक युवा जानते हैं राज्य की कि एक भी नियुक्ति नहीं हुई है, ना ही बेरोजगारी भत्ता मिला है। तो हम वर्तमान की सरकार से ये जानना चाहते हैं कि क्या आपने जो बोला था वो आज तक क्यों वो धरातल पर आ नहीं पाया है, इसका क्या रीजन है। और इसको लेकर हम लोग एक जन आक्रोश रैली कर रहे हैं मोरहाबादी मैदान में, जो लाखों की संख्या में युवा आएंगे पूरे अलग अलग जगह से, पूरे राज्य से। और हम सब उस दिन अपने बातों को बुलंदियों से रखना चाहें कि और वर्तमान की सरकार और हेमंत सोरेन जी से पूछने का कार्य करेंगे कि आखिर क्यों इस तरह से ठगने का काम किया जा रहा है, युवाओं को शोषित करने का काम किया जा रहा है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अजय पांडे रांची से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सीधे रुख करते हैं उनकी तरफ। अजय, आज असम के मुख्यमंत्री झारखंड पहुंच चुके हैं, क्या कुछ अहम रहने वाला है आज? देखिए, असम के मुख्यमंत्री चुनाव के प्रभारी भी हैं और यहाँ जो भी विधानसभा आगामी चुनाव होने हैं उसमें उनकी पूरी राजनीतिक जो है उनके स्केड्यूल पर डिपेंडेंट है। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों जो है यहाँ के युवा लगातार और रोजगार और नियुक्ति को लेकर के लगातार हंगामा करते रहे हैं, रोजगार भत्ता की अपनी मांग करते रहे। वैसे भी जो आज का जो सम्मेलन है वो युवा आक्रोश रैली है, इसकी योजना आज तैयार की जा रही, पूरी रणनीति तैयारी की जा रही है। वो चूंकि आने वाले विधानसभा कुछ ही समय में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में जो युवा है, यहाँ के युवा आक्रोश काफी आक्रोश है। चूंकि पिछली सरकार में 2019 में चुनाव के पहले उन्होंने हर साल 5 लाख से अधिक रोजगार देने की वादा किया था। उन्होंने युवाओं को लेकर के कई रोजगार के भत्ता देने की बात कही थी। इस तमाम नियुक्ति पर लेकिन सरकार की पूरी सरकार का कार्यकाल समाप्त हो गया। लेकिन जिस प्रकार से सरकार ने घोषणाएं की थी उस हिसाब से सरकार ने नियुक्ति की घोषणा की, उस प्रकार से जो रोजगार भत्ता देने की बात थी आज तक भी राज्य में किसी भी युवा को रोजगार भत्ता नहीं मिला। तो वैसे में जो है बीजेपी इस मुद्दे को लेकर के एक राजनीतिक स्टंट तैयार कर रही है और 23 अगस्त को जो पूरी राजधानी में राज्य के हर जिले से यहाँ एकत्रित होंगे युवा के कार्यकर्ता, युवा मोर्चा के कार्यकर्ता और सरकार को हमला बोलेंगे। वो अपनी सरकार को अपनी पूरी जो भी उन्होंने वादा किया था उस प्रदर्शन के माध्यम से, उस रैली के माध्यम से सरकार को उनकी वादों का याद दिलाएंगे। जी बिल्कुल अजय, विधानसभा चुनाव होने हैं आने वाले महीनों में, तो किस तरीके से भाजपा अपनी रणनीति तैयार कर सकती है? क्या कुछ उनकी रणनीति में शामिल हो सकता है? देखिए, आज का जो युवा मोर्चा का जो बैठक है, इस बैठक में तमाम असम के मुख्यमंत्री के समेत तमाम विधायक जो है, पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक हैं, सांसद से लेकर पूर्व सांसद से लेकर वर्तमान सांसद है, यानी पूरी तरह से स्केड्यूल है। जिसमें पिछली बार देखा होगा कि बीजेपी ने तमाम कार्यकर्ताओं को बुला करके, बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं को बुला करके एक बड़ा सम्मेलन किया था। यही ग्राउंड था जो रांची का, जिसमें शिवराज सिंह चौहान, हेमंत बिस्वा आए थे और पूरी कार्यकर्ताओं को, बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को मंत्र दिया था, रणनीति तय की थी।
आज उसी बैंक्वेट हॉल में आज भी वही एक युवा के, पूरे प्रदेश के युवा के जो नेतृत्व है वो उनको बुलाया गया है, तमाम विधायकों को बुलाया गया और पूरी विधानसभा की रणनीति आप ये समझ लीजिए कि ये पूरी एक आक्रोश रैली एक बहाना है, लेकिन पूरी रणनीति चुनाव जीतने का एक रणनीति का एक जरिया है। बिल्कुल अजय, क्या कुछ रणनीति बनाई जा सकती है, क्या कुछ बनाई जाएगी? हिमंता बिस्वा शर्मा आ जाए हैं तो देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव मुहायने पे है, तो देखना बेहद अहम होगा क्या कुछ होता है। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए अजय। बढ़ते हैं खबरों में आगे। गोरखपुर में से बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम योगी गोरखपुर के दौरे का आज दूसरा दिन है। सीएम योगी ने जनता दर्शन कार्यक्रम लगाया है। सीएम ने एक एक करके सबकी फरियाद सुनते हुए नजर भी आए। तो सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन है और जनता दर्शन कार्यक्रम में इस तरीके से सभी की समस्याओं को सुनते हुए नजर आए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। अधिकारी को त्वरित निस्तारण के आदेश भी दिए हैं। पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी इस जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान मौजूद भी रहे। गोरखनाथ मंदिर में ये जनता दर्शन कार्यक्रम लगा था, जिसमें तमाम जनताओं की समस्याओं को सुनते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए और त्वरित कार्रवाई के आदेश भी अधिकारियों को दिया गया। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अवनीश मणि त्रिपाठी गोरखपुर से जुड़ चुके हैं। सीधे रुख करते हैं उनकी तरफ। अवनीश, आज जनता दर्शन कार्यक्रम लगा, क्या कुछ खास रहा? जी, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो है करीब भोर 3 बजे से ही लंबी कतार लगी हुई थी गोरखनाथ गेट के सामने कि कब पटाख खुले और कब जनता दर्शन लगे और कब उनकी फरियाद सुनी जाए। क्योंकि आज लगभग हमको लग रहा है कि 1000 से ऊपर की भीड़ जो है गोरखनाथ मंदिर गेट पे लगी हुई थी और भोर से ही जो है भीड़ लग गई थी। जनता दर्शन के इंतजार में लोग अपने न्याय पाने की उम्मीद में जो है गेट पे खड़े थे। जो लगभग 5 से 6 बजे के बीच जब गेट खुला है तो लोग जो है अपने यथा स्थान पे बैठे। वहीं मुख्यमंत्री महोदय ने जो है पूजा अर्चना के बाद गौओं की सेवा की। उसके बाद दूर दराज से आए फरियादियों की एक एक करके फरियाद भी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित भी किया और त्वरित कार्यवाही की बात भी कही। वहीं लापरवाह अधिकारियों को फटकार भी लगाई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह रही कि बीते दिनों 2 मृतक आश्रित परिजनों को जो है उनकी जो पत्नियां हैं उनको मुख्यमंत्री राहत कोष से एक को 5 लाख रुपए की नगद धनराशि तो दूसरे को 2 लाख रुपए की नगद धनराशि दी गई। हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री महोदय ने यह भी कहा कि सरकार आपके साथ थी और रहेगी। निरंतर आप लोगों की मदद हुई है और मदद होती है, क्योंकि सरकार जो होती है वो जनता की सेवक मानी जाती है। बिल्कुल, लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ जनता की सेवा करते हुए भी नजर आते हैं। ऐसे में जनता दरबार लगा तो आज कितने लोग शामिल हुए और बताया जा रहा है कि इसमें मुस्लिम महिलाएं भी शामिल हुई? जी नहीं, कोई नई बात नहीं है जी। जनता दर्शन में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर वर्ग के जो लोग हैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और मुख्यमंत्री महोदय जो है कोई भेदभाव इन्हें क्या सबकी जो है बातें सुनते हैं। निरंतर एक एक फरियादियों की फरियाद जो है निरंतर वो सुनते नजर भी आते हैं। क्योंकि अगर हम मुस्लिम वर्ग की बात करें, हिंदू वर्ग की बात करें, सभी वर्ग के लोग जो है वहाँ जनता दर्शन में पहुंचते हैं और मुख्यमंत्री महोदय भी जो है बिना जात के और बिना भेदभाव के हर वर्ग के लोगों के जो है तत्परता से मदद करते नजर आते हैं। बहुत शुक्रिया अवनीश इन तमाम जानकारियों के लिए। आप निगाह बनाए रखिए। तो इस तरीके से जनता दरबार कार्यक्रम में सीएम योगी ने सभी की समस्याओं को सुना और त्वरित कार्रवाई के निर्देश भी दिए। खबरों में बढ़ते आगे, खबर लखनऊ से आ रही है, जहां नगर निगम में इंजीनियरों की संख्या बढ़ाई जाएगी। नगर निगम में 30 इंजीनियर अनुबंध पर रखे जाएंगे। सिविल और मार्ग प्रकाश विभाग में इंजीनियरों की भारी कमी सामने आ रही है। अनुबंध के तहत 45,000 रुपए वेतन देगा नगर निगम। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। नगर निगम के सेवा विस्तार के बाद इंजीनियरों की भारी कमी देखी जा रही है, जिसके बाद अब भर्ती की जाएगी लोगों की। 30 इंजीनियर अनुबंध पर रखे जाएंगे। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। लखनऊ नगर निगम में इंजीनियरों की बढ़ाई जाएगी संख्या। नगर निगम में 30 इंजीनियर अनुबंध पर रखे जाएंगे। सिविल और मार्ग प्रकाश विभाग में इंजीनियरों की भारी कमी सामने आ रही है। अनुबंध के तहत 45,000 रुपए वेतन देगा नगर निगम।
इस खबर पर हमारे सहयोगी कृष्णा मिश्रा लखनऊ से जुड़ चुके हैं। सीधे रुख करते हैं उनकी तरफ। कृष्णा, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, क्योंकि भारी कमी के बाद अब 30 अनुबंध इंजीनियरों को भी भर्ती किया जाएगा, 45,000 इनका वेतन होगा। देखिए श्रुति, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार जो है लखनऊ नगर निगम का विस्तार हो रहा था और जिस तरीके से विस्तार के बाद अब इंजीनियरों की कमी दिखाई दे रही थी, तो जो लखनऊ नगर निगम के जो आयुक्त हैं इंद्रजीत सिंह ने उन्होंने साफ किया है कि 30 से ज़्यादा इंजीनियर जो है अनुबंध पर रखे जाएंगे। 45,000 रुपये पर माह से उनका वेतन शुरू होगा। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से नगर निगम में लगातार जो है अफसरों की, इंजीनियरों की जो है कमी थी, उस कमी को पूरा करने के लिए जो है ये कदम उठाया गया है, जिसमें अभी फिलहाल अनुबंध पे 30 इंजीनियर को हायर किया जा रहा है, जिनकी 45,000 रुपये प्रतिमाह की जो है सैलरी होगी और उनको काम करना होगा। साथ ही साथ लखनऊ नगर निगम लगातार जो है अपना विस्तार कर रहा है। विस्तार करने के साथ साथ जो तमाम कमियां नगर निगम में दिखाई पड़ रही थी, उसको भी पूरा करने की कोशिश जो है लखनऊ नगर निगम के द्वारा की जा रही है। लखनऊ नगर निगम जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है वर्कर को अपने यहाँ शामिल करके और जो प्रदेश की राजधानी लखनऊ है उसको स्वच्छ और साफ बनाने में लगातार काम कर रही है। लखनऊ नगर निगम की अलग अलग इकाइयां हैं जो प्रदेश की राजधानी में लगातार दौड़ रही हैं। लगातार जो है प्रदेश की राजधानी को किस तरीके से सुरक्षित, स्वस्थ और साफ रखा जाए, इसको लेकर नगर निगम लगातार तत्परता के साथ काम कर रहा है। और इसी कड़ी में इंद्रजीत सिंह ने आज बताया है कि 30 इंजीनियर ऐसे रखे जाएंगे जो अनुबंध पे होंगे और उनका 45,000 रुपये पर माह वेतन होगा। और उन्होंने साफ ये भी किया है कि आने वाले समय में भी और भर्तियां की जा सकती हैं ताकि नगर निगम का काम जो है सुचारू रूप से किया जा सके। जी बिल्कुल कृष्णा, आने वाले समय में और कितनी भर्तियां की जा सकती है, क्या संभावनाएं हैं? देखिए अभी फिलहाल हालांकि भर्तियों के बारे में नहीं बताया गया है। अभी 30 इंजीनियर रखे गए हैं, उन्हीं का नाम सामने आया है और वो इंजीनियर अपनी ड्यूटी जो है शुरू करेंगे। और उसके बाद जो नगर निगम में जैसे जैसे जो है इंजीनियरों की जरूरत पड़ती जाएगी, नगर निगम इंजीनियर को हायर करता जाएगा। वो सब जो है आउटसोर्स के माध्यम से, अनुबंध के माध्यम से वो इंजीनियर होंगे, वो जो है नगर निगम में अपनी सेवाएं देंगे। क्योंकि नगर निगम का विस्तार लगातार, लखनऊ का जो नगर निगम क्षेत्र है वो बढ़ता हुआ जा रहा है। क्योंकि नगर निगम के जो बढ़ते हुए विस्तार को देखते हुए जो है राजधानी लखनऊ में जिस तरीके से नगर निगम का विस्तार हो रहा है, उसको लेकर तमाम जो है अफसरों की कमी थी, तो इसी क्रम में ये कदम उठाया गया है और अनुबंध पर 30 इंजीनियर हायर किए गए हैं। और लगातार नगर निगम के जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से यही कहना है कि जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी तो हम नगर निगम में को और बेहतर बनाने के लिए और कर्मचारी हायर करेंगे और जो है चीज़ों को जो है और बेहतर करने के लिए लगातार जो है प्रदेश सरकार तत्परता से काम करे। जो लखनऊ की जो मेयर हैं जो है उनके तरफ से भी जो है इस पर सहमति मिल गई है। और उसके बाद ही इन 30 इंजीनियरों को हायर किया गया है। अब ये 30 इंजीनियर अपनी सेवा देना नगर निगम में शुरू करेंगे। उसके बाद देखने वाली बात होगी कि कितने और इंजीनियर, कितने और कर्मचारी नगर निगम हायर करता है। लेकिन एक बड़ी पहल है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के लिए कि राजधानी लखनऊ को किस तरीके से और बेहतर तरीके से रखा जाए, किस और बेहतर बनाने की तमाम जानकारियों के लिए कृष्णा आप निगाह बनाए रखिए। तो नगर निगम भारी भर्ती करता हुआ नजर आ रहा है। तो सीधे रुख करते हैं हरियाणा की तरफ, जहां पटौदी आशीर्वाद रैली से मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी लाइव आ रहे हैं। क्या कुछ जानकारी देते हुए नजर आ रहे हैं, सुनिए। नहरी पानी पर आधारित जल आपूर्ति के लिए 205 करोड़ रुपया खर्च करने का काम भी ये पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे ये भी बताते हुए, चाहे आईएमटी मानेसर में 25 MLD CTP का निर्माण और मौजूदा 15 MLD CTP को 30 MLD तक अपग्रेड करने का काम और इन कार्यों पर 82 करोड़ 26 लाख रुपए खर्च करने का कार्य भी ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये भी बताते हुए आज आप लोगों के बीच में ये खुशी हो रही है कि हेली मंडी में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण भी 7 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से किया गया है। और मुझे बताते हुए नगर पालिका हमारी पटौदी में जो हेली मंडी को मिलाकर के नगर परिषद बनाई गई है, इसके अंदर जो INT मानेसर में 1100 करोड़ रुपए की लागत से ऑटोमेटिक तकनीक के 2 अंतर्राष्ट्रीय केंद्र विकसित किए गए हैं। ये हमारी सरकार ने यहाँ पर कार्य किया है। मुझे ये भी खुशी है
बताते हुए कि पटौदी विधानसभा क्षेत्र में गांव में विकास कार्यों पर 335 करोड़ रुपए विकास कार्यों पर खर्च करने का काम भी ये हमारी सरकार ने किया है। चाहे महाग्राम योजना के तहत मानेसर तथा नाहरपुर कासान में 43 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को कराने का कार्य भी ये हमारी सरकार ने किया है। अभी जिस कॉलेजों की चर्चा हमारे विधायक जी कर रहे थे, मुझे खुशी है कि मानेसर में राजकीय महाविद्यालय 12 करोड़ रुपए की लागत से यहां पर खोला गया है। पटौदी में ही राजकीय महाविद्यालय और ऊंचा माजरा गांव में 7 करोड़ 90 लाख तथा 3 करोड़ 65 लाख रुपए की लागत से मौजाबाद में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का निर्माण भी यहां पर करने का कार्य वो शुरू हुआ है। मुझे ये खुशी है कि राजकीय महाविद्यालय जटौती के भवन की मरम्मत व अन्य कार्यों पर भी 6 करोड़ 73 लाख रुपए की लागत से यहां पर कार्य किए गए हैं। मुसैदपुर गांव में 6 करोड़ 63 लाख रुपए से एक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का निर्माण भी यहां पटौदी के अंदर किया गया है। मुझे ये खुशी है बताते हुए कि नागरिक अस्पताल के भवन निर्माण पर 9 करोड़ रुपए की लागत से वो भवन बनाया गया है, जिसमें 50 बिस्तर वाले एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कम अस्पताल का निर्माण भी 7 करोड़ 34 लाख रुपए से किया गया है। गांव नखरौला में नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण 4 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से वो किया गया है और मंदपुरा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र व आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 1 करोड़ 43 लाख रुपए की लागत से वो कार्य पूरे किए गए हैं। मुझे बताते हुए ये खुशी हो रही है कि हमारी सरकार लगातार नॉन स्टॉप कार्य करते हुए हरियाणा प्रदेश के लोगों के भाइयों सुविधाओं को देने में लगातार काम कर रही है। मुझे ये भी खुशी है बताते हुए कि हमारी सरकार ने पिछले दिनों में जो प्रदेश के जिनकी आय 1 लाख रुपए से कम थी, ऐसे परिवारों को जो गरीब परिवार थे कि उन्होंने सामान लेने के लिए कहीं बाजार में जाना है या कहीं दवाई लेने के लिए हॉस्पिटल में जाना है, उनको हमने हैप्पी कार्ड देने का काम किया है। ऐसे हरियाणा प्रदेश के 23 लाख परिवार 84 लाख लोगों को इसका लाभ मिलेगा और हमने निर्णय किया कि 1000 किलोमीटर तक वो व्यक्ति बस में फ्री में सफर करेंगे। इसका लाभ भी हमारी सरकार देने का काम कर रही है। भाइयों, मुझे ये खुशी है बताते हुए कि हमारी सरकार ने चाहे आयुष्मान कार्ड योजना है और चाहे चिरायु कार्ड योजना है, इसके माध्यम से 1,80,000। बुलेटिन बढ़ते आगे। लखनऊ में बीएसपी सुप्रीमो मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को संविधान संशोधन विधेयक लाना चाहिए। पीएम मोदी ने सांसदों को आश्वासन भी दिया। क्या कुछ कहा, सुनिए। कि मैंने अपनी प्रेस वार्ता दिनांक 4 अगस्त 2024 में और फिर पुनः अपनी ट्वीट दिनांक 9 अगस्त 2024 के द्वारा बीजेपी की केंद्र सरकार से इस देश के समूचे अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति समाज की ओर से ये अनुरोध किया कि वर्तमान में चल रहे संसद सत्र में ही संविधान में संशोधन करके व कानून बनाते हुए देवेंद्र सिंह बनाम पंजाब राज्य के केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिनांक 1 अगस्त 2024 के आए निर्णय में, जिसमें कि एससी व एसटी वर्गों को आरक्षण
देते समय क्रीमी लेयर लागू करने तथा इन वर्गों के लोगों का उप वर्गीकरण यानी कि सब क्लासिफिकेशन करके समूचे आरक्षण को ही एक प्रकार से खत्म कर दिया गया है, अर्थात निष्प्रभावी बना दिया गया है। इसके संबंध में अपनी बात रखी थी। इसी विषय पर कल दिनांक 9 अगस्त 2024 को टेलीविजन के चैनलों में ये दर्शाया गया कि बीजेपी के SC व ST के सभी सांसद माननीय प्रधानमंत्री जी से मिले हैं और उन्होंने भी प्रधानमंत्री जी को माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से आरक्षण खत्म होने की स्थिति उत्पन्न हो गई है, इससे अवगत कराया, जिस पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने उन्हें ये आश्वासन दिया कि SC व ST वर्गों के आरक्षण में क्रीमी लेयर तथा उनका उप वर्गीकरण नहीं होने दिया जाएगा, इस पर गौर किया जाएगा। प्रधानमंत्री जी द्वारा अपने सांसदों को दिए गए इस आश्वासन के बारे में कई न्यूज चैनल पर प्रसारण होने पर फिर मैंने कल ही दिनांक 9 अगस्त 2024 को एक ट्वीट करते हुए कहा कि जो ये आश्वासन दिया गया है अगर वो पूरा किया जाता है तो इसका हमारी पार्टी स्वागत करेगी। तथा इसी ट्वीट में मैंने ये भी कहा कि परंतु इस आश्वासन को तो तभी पूरा किया जा सकता है जब केंद्र सरकार वर्तमान में चल रहे संसद सत्र में ही एक संविधान संशोधन विधेयक लाकर माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को निष्प्रभावी बनाते हुए ये प्रावधान लाती है कि SC एवं ST वर्गों के आरक्षण के लिए इन जातियों को कभी भी उप वर्गीकृत नहीं किया जा सकेगा तथा इन पर क्रीमी लेयर भी लागू नहीं होने दिया जाएगा। और साथ ही मैंने ये भी कहा कि आज इस मामले में विषम स्थिति उत्पन्न ही ना होती अगर केंद्र सरकार ने अपने अटॉर्नी जनरल के माध्यम से माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष SC व ST समाज के उप वर्गीकरण एवं क्रीमी लेयर के पक्ष में जोरदारी से अपने कथन न रखे होते। यदि उन्होंने ठीक ढंग से पैरवी की होती तो शायद ये ऐसी नौबत नहीं आती। और अब इसी सत्र में संविधान संशोधन न लाकर अचानक वर्तमान सत्र को ही तय की गई निश्चित तारीख के पूर्व ही कल दिनांक 9 अगस्त 2024 की शाम को अनिश्चित काल के लिए सदन जो है संसद जो है वो स्थगित कर दिया गया, जिससे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया ये असंवैधानिक निर्णय बना रहे। और बीजेपी की केंद्र की सरकार की मंशा जिसकी वकालत उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में की थी वह बनी रहे, जिसके तहत इस देश के समूचे SC व ST वर्गों के लोगों को क्रीमी लेयर के बहाने तथा उनके बीच में उप वर्गीकरण करके उन्हें आरक्षण से ही हमेशा के लिए वंचित कर दिया जाए और इस प्रकार से फिर बिना संविधान बदले ही SC व ST वर्गों का आरक्षण हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। एक और वर्तमान संसद सत्र को निश्चित तिथि से पूर्व ही समाप्त करना और दूसरी तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी का ये हवाई आश्वासन देना कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को नहीं अभी के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।